प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका परीक्षार्थी आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर या इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको ऑफलाइन कक्षा में बता दिया गया था कि एग्ज़ाम के समय आपके लिए आपकी ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ कर देंगे, जिससे आपका समय पर सिलेबस कंप्लीट हो सके और जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट है उनका रिवीजन हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो लेक्चर को। आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास, एक विषय जिसके अंतर्गत एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और अत्यधिक प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं रहती है। तो आधुनिक भारत का इतिहास हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले आधुनिक भारत का इतिहास टॉपिक प्रारंभ करने से पहले हम ये जान लें कि ये जो क्षेत्र है ये कौन सा क्षेत्र है। ये है यूरोप महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है ये पूरा का पूरा आपका कौन सा महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप है। और ये जो दिख रहा है एक विशाल महाद्वीप, ये पूरा कौन सा महाद्वीप है आपका? ये है एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है ये एशिया महाद्वीप है। तो ध्यान रखना कि इस महाद्वीप का, किस महाद्वीप का? यूरोप महाद्वीप का व्यापार किसके साथ चलता था? एशिया महाद्वीप, दक्षिण एशियाई देशों के साथ में आज से नहीं कई वर्षों से व्यापार चला आ रहा था, क्योंकि आपको मालूम है कि जो ब्रिटेन है, फ्रांस है, ये सब क्या है? शीत क्षेत्र में या कह सकता हूँ ठंडे क्षेत्र है और यहाँ पर मसालों की अत्यंत आवश्यकता होती है। तो मसालों का व्यापार किससे चलता था? दक्षिण एशियाई देशों के साथ में चला आ रहा था। अब ध्यान रखना, ये व्यापार चला आ रहा था, किंतु 1453 में, कब की बात है? 1453 में, 1453 में कुस्तुनतुनिया जो कि यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के मध्य की क्या है? व्यापार बंद है, या कह सकता हूँ है ना, मध्य की कड़ी है। और ये इस पर अधिकार हो गया था किसका? 1453 में तुर्की का। और तुर्की ने इस मार्ग को क्या कर दिया? अवरुद्ध कर दिया। किस कर दिया? कर दिया इसको बंद कर दिया। और बंद करने के बाद में यूरोप के लिए नवीन जलमार्ग की खोज करना बिल्कुल जरूरी हो गया। क्यों जरूरी हो गया? क्योंकि अगर वो भारत के साथ या एशियाई देशों के साथ में व्यापार करना चाहते थे तो उनके लिए नवीन मार्ग खोजना अत्यंत जरूरी था। तो ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो देश दिख रहा है, ये दोनों जो देश दिख रहे हैं, ये तो है आपका पुर्तगाल और ये जो देश है आपका ये है स्पेन। तो पुर्तगाली नाविक जिसका नाम था बोर्थोलोमो डियाज, वो कहाँ पर पहुंचा? वो पहुंचता है अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु पर। कब पहुंचता है ये पहुंचता है 1487 में, और इसके आगे ये नहीं जा पाता। और ये कहाँ का था? पुर्तगाल का रहने वाला था। फिर एक और व्यक्ति, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक व्यक्ति और निकलता है भारत की खोज में, लेकिन वो पश्चिम की ओर निकलता। और ये कब निकलता है? 1492 में, और इसका नाम होता है क्रिस्टोफर कोलंबस। क्या नाम होता है? क्रिस्टोफर कोलंबस। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई है? तो क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा ही अमेरिका की खोज की गई है। फिर एक और व्यक्ति 1498 में निकलता है और उसका नाम होता है वास्को डिगामा। क्या नाम होता है उसका? वास्को डिगामा। अब वास्को डिगामा यहाँ आने के बाद में भटक जाता है। अब भटकने के बाद में यहाँ उसकी मदद कौन करता है? एक गुजराती व्यापारी जिसका नाम होता है अब्दुल मनीत। क्या नाम होता है उसका? अब्दुल मनीत के द्वारा इसकी क्या की जाती है? मदद की जाती है। और ये उसको क्या करता है ना, ये भारत के किस तट पर पहुंचाता है? कालीकट तट पर पहुंचाता है। तो हमारे भारत में आने वाला पुर्तगाली नाविक, उसका नाम क्या था बेटा? वास्को डिगामा। यहाँ कौन आया था? ये था आपका क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसने अमेरिका की खोज की। और ये कौन था? ये था 1487 में आने वाला। कौन था ये था बोर्थोलोमो डियाज। कौन था ये? बोर्थोलोमो डियाज। बात हम आगे करते हैं इसे समझने की। 1498 में भारत आने वाला पहला यूरोपियन पावर कौन था? तो वो था बेटा पुर्तगाल। कौन था वो? पुर्तगाल, जिसकी राजधानी क्या है? लिस्बन। ध्यान रखना इस बात का। कौन आया था सबसे पहले भारत आने वाला देश? कौन सा है? पुर्तगाल। और आज हमारा विषय भी यही है कि यूरोपियन कंपनी का भारत आगमन और उसमें आने वाला सबसे पहला देश कौन सा था? पुर्तगाल। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखें, देखो ये टॉपिक भी लिखा हुआ आपका क्या? यूरोपियन पावर, ये कह सकता हूँ यूरोपियन कंपनी का भारत आगमन। ठीक है, यूरोपियन कंपनी का भारत आगमन। तो देखिए ये है आपका कौन सा क्षेत्र? ये है पुर्तगाल। पुर्तगाल से कौन आया था? तो ये था आपका वास्को
डिगामा, ये लिखा वॉयज ऑफ इंडिया, ये जाने का उसका रास्ता था, ठीक है। ये यहाँ से गया, ये यहाँ से होते हुए, मैंने बोला था ना, ये मलिंदी पर आकर क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, जो फिर किसकी सहायता से अब्दुल मनिक की सहायता से कहाँ पर पहुँचता है, 1498 में कालीकट पहुँचता है। और केप ऑफ गुड की खोज किसने की थी, तो 1487 में, कब की बात है, 1487 में किसने की थी, तो वो करने वाला कौन था, वो था बार्थोलोमो डियाज, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, ये सब जो है, ये आपका एशिया महाद्वीप, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप, ये रहा आपका इंडिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ सब लिखा हुआ है, यहाँ सब क्लियर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कि यूरोपियन कंपनी का भारत आगमन, सबसे पहले आने वाला जो पावर था वो था भारत में पुर्तगाली, कौन था, पुर्तगाली। तो देखो 1453 में मैंने बोला आपको, कुस्तुनतुनिया पर किसका अधिकार हो गया था, तुर्की का अधिकार हो गया था। और ये यूरोप व देश के मध्य क्या था, जो व्यापारिक मार्ग था पुराना, वो किसके नियंत्रण में आ गया, आप किस देश के नियंत्रण में आ गया, तुर्की। तुर्की एक इस्लामिक कंट्री को मानने वाला देश है, और बाकी यूरोपियन में मैक्सिमम क्या है आपका, क्रिश्चियन धर्म है या क्रिश्चियन रिलीजन है। और यही तुर्की ने क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया किसके ऊपर, यूरोपियन देशों के ऊपर, कि कुस्तुनतुनिया से वह है ना गुजरे, और ये व्यापार अवरुद्ध हो गया, ये कह सकता हूँ ये मार्ग अवरुद्ध हो गया। यूरोपियन देशों के लिए नवीन मार्गों की खोज करना क्या हो गया, जरूरी हो गया, और इसको प्रोत्साहन भी मिला। नवीन देशों एवं व्यापारिक मार्गों की खोज करने में पुर्तगाली और स्पेन क्या थे, दोनों अग्रणी देश थे, ठीक है ना। उन्हें बहुत अनुभव था इस चीज का। और पुर्तगाली नाविक बार्थोलोम्यू डियाज ने 1487 में, अभी जस्ट बताया मैंने, केप ऑफ गुड होप की क्या की थी, खोज की थी। आगे मेरी बात सुन बेटा, अभी मैंने बताया था 1492 में क्या किया गया था, 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी। तत्पश्चात 1498 में क्या की गई थी, वास्को डिगामा द्वारा भारत की खोज की गई थी, भारत के लिए नवीन जलमार्गों की खोज की गई थी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट बेटा, यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है आपसे मैक्सिमम, कि भारत में यूरोपियन कंपनी के आगमन का क्रम, ये लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ भारत में यूरोपियन के आने का क्रम, भारत में यूरोपियन के आने का क्रम, आगमन का क्रम, और यूरोपियन कंपनी, दोनों में अंतर है। यहाँ से हम यूरोपियन में से ये कंपनी काट देंगे, केवल यूरोपीय लिखेंगे, और यहाँ पर कंपनी लिखा हुआ है। जिससे सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाली आए थे, कब आए थे, 1498 में। और ध्यान रखना, इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कब बनाई थी, 1503 में, ये गलत है, इसको कट कर देना, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि यूरोपियन भारत में कब कब आए उनका सन दे रखा है, और आने के बाद में उन्होंने कब कब यहाँ पर कंपनी स्थापित की, वो सब क्रम दे रखा है। इनको आप बहुत अच्छी से जानिए। ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में अंग्रेज कब आए, या कह सकता हूँ डच कब आए, डेनिश कब आए, फ्रांसीसी कब आए, और इन्होंने आने के बाद में अपनी अपनी फैक्ट्री कब कब स्थापित की, वो सब फैक्ट है। बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। सबसे पहले आने वाला जो देश मैंने आपको बताया वो कौन सा देश था, तो वो पुर्तगाली देश था। कौन सा देश था, वो पुर्तगाली। अगर पूछा जाए कि यूरोप वासियों में भारत आने वाला सबसे पहला देश कौन सा था, पुर्तगाली था। ध्यान रखें 17 मई 1498 को वास्को डिगामा, ठीक है, किसकी सहायता से, हिंदुस्तानी गुजराती व्यापारी अब्दुल मनिक की सहायता से। मैंने कहा था आपसे कि ये रास्ता भूल गया था, और किसकी सहायता से, अब्दुल मनिक की सहायता से कहाँ पहुंचा, केरल के कालीकट तट पर पहुंचा। जहां पर इसका स्वागत किसने किया, पैतृक उपाधि जिनकी जमोरिन थी, एक हिंदू राजा, क्या नाम था उनका, है ना, उनका नाम, उनकी पैतृक उपाधि जमोरिन थी, और उन्होंने क्या किया था, वास्को डिगामा का स्वागत किया था। ध्यान रहे इस बात का, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री कौन था, नाविक कौन था, तो वास्को डिगामा। कौन था भैया, वास्को डिगामा। अच्छी तरीके से याद कर लेना। बार्थोलोमो डियाज भारत आया नहीं था, बार्थोलोमो डियाज ने केप ऑफ गुड की स्थापना, केप ऑफ गुड होप की स्थापना की थी, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ फ्रांसिस्को दी अल्मेडा जो है 1505 से लेकर 1509 तक भारत में पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया। अब जब कंपनी उन्होंने यहाँ पर क्या बना ली, और कंपनी बनाने के उसके मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर एक पुर्तगाली गवर्नर बनाकर उन्होंने भेजा। तो ध्यान रखना, सबसे पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को दी अल्मेडा था, जिसने क्या किया था, जिसने हिंद महासागर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक नीति चलाई थी। उसे ही क्या कहा जाता है, ब्लू वाटर पॉलिसी, या फिर शांत जल की नीति। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि शांत जल की नीति चलाने वाला कौन था, तो वो हो जाएगा आपका फ्रांसिस्को दी अल्मीडा,
ठीक है, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा हो जाएगा। और ध्यान रखना, भारत सहित संपूर्ण हिंद महासागर के पुर्तगाली साम्राज्य को एस्तादो इंडिया नाम दिया गया। एस्तादो इंडिया नाम दिया गया किसके द्वारा? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा के द्वारा। हम बढ़ते हैं इसके आगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है, अगला जो बनकर आता है उसका नाम होता है अल्फांसो दी अल्बुकर्क। क्या बन के आता है? पुर्तगाली बनकर, पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1509 से लेकर 1515 तक ये क्या रहा? पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आता है। ध्यान रहे इस बात का कि अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है? पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पहला अगर पूछा जाए कि पहला कौन था, तो अल्मीडा था। कब से कब तक था? 1505 से लेकर 1509। और भारत आने वाला पहला पुर्तगाली नाविक कौन था? तो वो हो जाएगा आपका कौन सा? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 में। कब आया था? 1498 में। और यहाँ पूछा जाए अल्मीडा कब से कब तक था, तो 1505 से 1509 ईस्वी तक क्या था? ये पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत रहा था। उसके बाद आने वाला कौन था? अल्बुकर्क। ध्यान रखना, इसने किसको अपना मुख्यालय बनाया? कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। और इसके लिए सबसे बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, 1510 में बीजापुर के आदिल सुल्तानों से क्या छीना था इसने? आदिल शाही सुल्तान से गोवा छीना था। ध्यान रहे, 1510 में गोवा किससे छीना गया? बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से छीना गया था। और ये कब तक भारत के पुर्तगालियों के पास रहेगा? 1961 तक ये किसके पास रहेगा? पुर्तगालियों के पास में रहेगा। और जब पुर्तगालियों से इसे आज़ाद करा लिया जाएगा तो भारत में इसे एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया जाएगा। 1961 से लेके तो 1987 तक ये क्या रहेगा? एक केंद्र शासित प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेश के बाद में इसे क्या दिया जाएगा? एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। अगर पूछा जाए गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1987। केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? 1961। और बीजापुर के आदिल शाही सुल्तानों ने कब अल्बुकर्क ने कब छीना था? तो 1510 में। और ध्यान रखना कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था? क्योंकि वो यहाँ पर पुर्तगीज आबादी बसाना चाहता था। अल्बुकर्क ने भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। देखिए, समय समय पर अलग अलग लोगों ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। जैसे मैं आपको बता दूं, दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक ने पहला प्रयास किया था लेकिन असफल रहा था। फिर उसके बाद में किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था सल्तनत काल में। उसके बाद अगर हम बात करें तो अकबर ने भी लगाया था। अभी अगर हम बात करें तो 1829 में राजा राम मोहन राय के लगातार प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा क्या किया जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा इसको पूर्णतः सती प्रथा को बंद कर दिया जाएगा। आपसे एक प्रश्न है, आपको मुझे बताना है कि सती प्रथा के प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे बेटा। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला जो पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आता है उसका नाम होता है नीनो दी कुन्हा। क्या नाम होता है? नीनो दी कुन्हा। और नीनो दी कुन्हा जो है वो भारत में पुर्तगाली गवर्नर बनकर आता है। और ध्यान रखना, इसी ने कोचीन से गोवा राजधानी स्थानांतरित की थी। गोवा जो था वो आदिल शाही सुल्तानों से किसने छीना था? अल्बुकर्क ने छीना था। ठीक है। और शांत जल की नीति का अनुसरण किसने किया था? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने किया था। अब ध्यान रखना, 1961 तक भारत में पुर्तगाली राज्य की औपचारिक राजधानी बनी रही। अब ध्यान रखना, गोवा में ही क्या रह जाएंगे? ये सीमित रह जाएंगे। कौन? पुर्तगाली लोग। ध्यान रखना, पहली प्रिंटिंग प्रेस 1556 में कौन लेके आया? प्रिंटिंग प्रेस कौन लेके आया? पुर्तगाली लेके आए। कहाँ पर? गोवा में। 1556 में जब अकबर पानीपत का युद्ध लड़ रहा था 13-14 साल की उम्र में, वहीं पुर्तगाली भारत में क्या कर रहे थे? प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना उन्होंने कर दी थी। भारत में आलू, मक्का, तंबाकू, पपीता, मिर्च, अनानास आदि फसलों को कौन लेकर आया? पुर्तगाली लेकर आया। आज जो आप आलू बड़ा खाते हो, समोसे में आलू खाते हो, आलू भिंडी खाते हो, आलू टमाटर खाते हो, आलू मटर खाते हो, वो सब आपका कहाँ से लेके आए? पुर्तगाली लेकर आए। मक्के से आप
पॉपकॉर्न खाते हो, मक्के की रोटी खाते हो, तंबाकू पुड़िया खाते हो, ठीक है ना, या पैकेट खाते हो, आप जर्दा खाते हो, पपीता, पपीता जो है वो भी, और मिर्च जो भी वो भी, और अनानास, ये सब कौन लेकर आया भारत में? ये लेकर आए पुर्तगाली लेकर आए। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। अब पुर्तगाली प्रभुत्व का पतन कैसे हो गया? ध्यान रखना, पुर्तगाली प्रभुत्व का पतन कैसे हो गया। सबसे पहली बात तो हम बात करें कि धार्मिक असहिष्णुता के कारण क्या हुआ? पुर्तगाली शक्ति भारत में खत्म हो गई। ठीक है ना, धर्म के आधार पर हमारे साथ अत्याचार किया गया। फिर उसके बाद में पश्चिम में देखा गया कि दक्षिण पश्चिम में ब्राजील की खोज हो गई थी, तो उनका ध्यान भी क्या है, भारत से हटने लगा और ब्राजील की खोज की तरफ ध्यान गया। यूरोपियन कंपनी से उनकी प्रतिस्पर्धा है। ध्यान रखेंगे भैया, अभी एक युद्ध होने वाला है 1611 में पुर्तगाली और अंग्रेजों के मध्य, जिसे स्वाली का युद्ध कहा जाएगा, और उसमें पुर्तगाली शक्ति गोवा, दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली तक सीमित रह जाएगी। व्यापार के साथ में इन्होंने क्या किया, लूट मार की नीति भी अपनाई। ठीक है ना, इस तरीके से पुर्तगाली जो कि भारत में इन्होंने एक तरफ 100 साल शासन किया। ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूँ स्टार्टिंग से कि 1498 में कौन आया था भारत? वास्को डिगामा भारत आया था। और उसके बाद में आपने देखा होगा कि 1505 से लेके 1509 तक जो था अल्मीडा, अल्मीडा भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बना था, जिसने शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। वही बात करें हम कि अगर 1510 से लेके 1515 या 1509 से लेकर 1515 तक अल्बुकर्क था, जिसने क्या किया था, बीजापुर के आदिल शाही सुल्तानों से क्या छीना था? गोवा छीना था। पुर्तगाली शक्ति का भारत में वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो वो अल्बुकर्क को ही कहा जाता है। ठीक है, इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए। आगे हम बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं और नया कुछ देखते हैं। ठीक है, अगला जो देश भारत आने वाला होता है उसका नाम होता है डच। क्या नाम होता है उसका? डच। ध्यान रखना, डच जो थे, ध्यान रखना भैया, डच कहाँ के रहने वाले थे? तो डच थे नीदरलैंड के। कहाँ के थे बेटा? नीदरलैंड। ये लिखा हुआ है नीदरलैंड। आपको मालूम है नीदरलैंड जो दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है भैया जिसने आर्टिफिशियल जमीन बनाई है, समुद्र के जल को पीछे पीछे धकाते हुए वहाँ पर इसने क्या किया है, एक आर्टिफिशियल ज़मीन बनाई है। और वो देश कौन सा है? नीदरलैंड, जहाँ की फिलिप्स कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है नीदरलैंड। और ये कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड के। ध्यान रखना भैया, नीदरलैंड या फिर हॉलैंड। ठीक है ना, आ गई मेरी बात में, के वासी थे कौन? डच। ध्यान रखना, इस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नीदरलैंड के, है ना, कहाँ पर भैया? नीदरलैंड के, है ना, कहाँ पर भैया? है ना, नीदरलैंड के थे। कौन थे भैया? डच। कौन थे भैया? डच। डच थे। चलो अब बात करते हैं 1602 में वीओसी, देख लेना भैया, वेरिज डोस्ट इंडीज कंपनी नामक ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्टेल पद्धति के आधार पर निर्माण किया गया। इसका अर्थ क्या होता है बेटा? कि कुछ कुछ व्यापारियों ने मिलकर इस कंपनी को बनाया था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी इसको मैं बोल सकता हूँ। कार्टेल पद्धति के आधार पर इसका निर्माण किया गया था। कुछ व्यापारी मतलब सभी, बहुत सारे व्यापारियों ने पैसा इकट्ठा किया और उन्होंने कहा कि हम कहाँ चलते हैं व्यापार करने के लिए? भारत चलते हैं, इंडिया चलते हैं। वहाँ जाकर हमने देखा, ठीक है, वहाँ जाकर हमने देखा तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने, एक मिनट, हाँ, इन्होंने क्या किया कि सभी लोगों ने एक कंपनी का निर्माण किया जिसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी हम कह सकते हैं। ध्यान रखना भैया, भारत में पहली डच फैक्ट्री कब बनाई गई थी? 1602 में। कब बनाई गई थी? 1602 में पहली डच फैक्ट्री कहाँ पर बनाई गई थी भैया? मछलीपट्टनम में बनाई गई थी। कहाँ पर बनाई गई थी? मछलीपट्टनम में बनाई गई थी। इस फैक्ट को बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, मुझे डाउट है कहीं 1602 तो नहीं है इसमें, एक बार आप चेक कर लेना। और 1605 में क्या किया गया था? पहली ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पर बनाई गई थी भैया? ध्यान रखना, नायक वादेर हेग के द्वारा मछलीपट्टनम में सबसे पहली कंपनी बनाई गई थी। ठीक है।